नाजरीन, आपने अक्सर टॉर्नेडोज सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया के 65% टॉर्नेडोज सिर्फ अमेरिका में आते हैं। आज हम जानेंगे कि टॉर्नेडो कैसे बनते हैं, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं और टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन में क्या फर्क होता है। फनल होता है जो बादलों से घूमता हुआ जमीन की ओर बढ़ता है। ज्यादातर टॉर्नेडोज कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ इतने ताकतवर होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। अगर वर्ल्ड मैप देखें तो टॉर्नेडोज अंटार्कटिका को छोड़कर सभी कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। कहीं ये कमजोर होते हैं तो कहीं बेहद पावरफुल। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 2000 टॉर्नेडोज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से 1300 अकेले अमेरिका में होते हैं और ये टॉर्नेडोज दुनिया के सबसे खतरनाक टॉर्नेडोज में से होते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के उस एरिया की जहाँ सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज आते हैं। इसे टॉर्नेडो एली कहा जाता है। इसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का के हिस्से आते हैं। यहाँ साल में करीब 800 टॉर्नेडोज आते हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि इस एरिया में टॉर्नेडो बनने के लिए परफेक्ट कंडीशंस पाई जाती हैं। अब सवाल उठता है कि टॉर्नेडो बनता कैसे है। टॉर्नेडो आमतौर पर थंडरस्टॉर्म्स के दौरान बनते हैं, खासकर एक खास तरह के थंडरस्टॉर्म जिसे सुपरसेल कहा जाता है। अगर आपने टॉर्नेडोज की तस्वीरें देखी हैं, तो उनमें आपको ये सुपरसेल जरूर दिखे होंगे। सुपरसेल तब बनता है जब जमीन पर हवा की दिशा एक तरफ होती है और आसमान में दूसरी तरफ। इन दोनों अलग अलग दिशाओं की हवाओं के बीच सर्कुलर विंड टनल बनती है, जिसमें हवा गोल गोल घूमने लगती है। शुरू में यह टनल हॉरिजॉन्टल होती है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ये टनल उस एरिया में होती है जहाँ पर इवेपोरेशन हो रही हो, यानी जहाँ पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा हो, तो ये टनल धीरे धीरे क्षैतिज से वर्टिकल हो जाती है। जैसे ही ये वर्टिकल होती है, पूरा मामला बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक साधारण थंडरस्टॉर्म नहीं रहता, बल्कि एक स्पिनिंग सुपरसेल बन जाता है। जमीन से उठने वाली भाप जब लगातार इस सुपरसेल में जमा होती रहती है, तो इसकी ताकत और साइज दोनों बढ़ने लगते हैं। हवाओं की तेजी से घूमने के कारण ये भाप भी इस सुपरसेल के अंदर एक फनल की शेप में ऊपर की तरफ उठते हैं और यहीं से टॉर्नेडो का जन्म होता है। नाजरीन, कुछ सुपरसेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा फनल क्लाउड्स बन सकते हैं। अगर इवेपोरेशन का यह साइकिल लगातार चलता रहे और फनल क्लाउड के अंदर का तापमान काफी गिर जाए, तो वाटर वेपर्स पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। इसी वजह से फनल क्लाउड जमीन तक आ जाता है और जैसे ही यह जमीन को टच करता है, इसे ट्विस्टर या फिर टॉर्नेडो कहा जाता है। टॉर्नेडो के अंदर तेज हवाएं अधिकतम 480 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम सकती हैं, जो जमीन पर मौजूद किसी भी चीज को अपनी लपेट में ले सकती है। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स, पेड़, पक्के घरों की खिड़कियां और यहाँ तक कि कई घरों की छतें भी टॉर्नेडो की इन तेज हवाओं में उखड़ जाती हैं। इन हवाओं में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों और जानवरों को भी उठाकर दूर फेंक सकती हैं। और इतना ही नहीं, ये गाड़ियों की दिशा को भी बदल सकती है। जैसे जैसे टॉर्नेडो आगे बढ़ता है, वह अपने रास्ते में जो कुछ भी मिलता है उसे अपने साथ उठाकर दूर दूर तक फेंकता जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान इसी वजह से होता है। अब बात करते हैं कि आखिर अमेरिका में टॉर्नेडो एली के इस हिस्से में टॉर्नेडो क्यों सबसे ज्यादा बनते हैं। दरअसल यहाँ पर ऐसी तमाम कंडीशंस आसानी से पूरी हो जाती हैं जो टॉर्नेडो बनने के लिए जरूरी होती हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाली ह्यूमिड और गर्म हवाएं नॉर्थ की तरफ बढ़ती हैं। वहीं पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से आने वाली हवाएं पहाड़ों के ऊपर से गुजरकर ठंडी और ऊंची हो जाती हैं। वेस्ट से चलने वाली ये ठंडी हवाएं साउथ से आने वाली गर्म हवाओं से टकराती हैं, जिससे इनके बीच एक विंड टनल बन जाता है। क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाली हवाएं नमी से भरपूर और गर्म होती हैं, इनमें मौजूद वाटर वेपर्स इस विंड टनल को वर्टिकल कर देते हैं, जिससे सुपर सेल्स का बनना आसान हो जाता है। जैसे जैसे सुपर सेल में वाटर वेपर्स इकट्ठे होते जाते हैं, यह और बड़ा और ताकतवर हो जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर सुपर सेल से टॉर्नेडो निकले। कई बार सुपर सेल बनने के बाद तेज बारिश या ओला बारिश शुरू हो जाती है, जो ऊपर उठने वाले वेपर्स को ठंडा कर देती है और इस प्रोसेस को रोक देती है। लेकिन टॉर्नेडो एली में वेस्ट से चलने वाली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि बारिश का पानी यहाँ गिरने नहीं पाता। यही वजह है कि यहाँ इवेपोरेशन का प्रोसेस रुकता नहीं है और सुपर सेल लगातार बढ़ता रहता है। जितनी देर तक सुपर सेल बना रहेगा, उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि इसमें से फनल क्लाउड बने और फिर टॉर्नेडो। यही कारण है कि अमेरिका के इस क्षेत्र टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का में दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज बनते हैं। एक साल में करीब 800 टॉर्नेडोज। ये तो हो गई टॉर्नेडोज की बात, लेकिन तूफान की एक और भी किस्म होती है, जिसे हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि ये तूफान हरिकेन है, टाइफून या फिर साइक्लोन। असल में ये तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं और इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। दरअसल इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ उस जगह का है जहाँ ये तूफान पैदा होते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट रशियन बॉर्डर के पास जो तूफान बनता है उसे टाइफून कहा जाता है। इसी तरह इंडियन ओशन में बनने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। वहीं नॉर्थ अटलांटिक या ईस्ट पैसिफिक ओशन में बनने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ये तीनों तूफान दिखने और बनने के तरीके में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर इनकी तुलना टॉर्नेडो से की जाए तो काफी अंतर नजर आता है। सबसे बड़ा फर्क इनका साइज है।
है। जहाँ एक हरिकेन 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है, वहीं सबसे बड़े टॉर्नेडो का साइज सिर्फ 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो टॉर्नेडो भले ही हरिकेन से बहुत छोटा होता है, लेकिन तबाही मचाने में यह किसी से कम नहीं है। सबसे ताकतवर हरिकेन, जिसे कैटेगरी 5 का दर्जा दिया गया है, उसकी हवाओं की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसके मुकाबले सबसे शक्तिशाली टॉर्नेडो की स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, यानी एक कैटेगरी 5 हरिकेन से भी दुगनी स्पीड। दूसरा बड़ा अंतर यह है कि हरिकेन को लगभग 36 घंटे पहले फोरकास्ट किया जा सकता है, यानी आने की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन टॉर्नेडो की प्रिडिक्शन केवल 13 मिनट पहले की जा सकती है। यही कारण है कि जब भी टॉर्नेडो हमला करता है वह अचानक ही आता है और इससे बचने का समय बहुत कम होता है। 3 मई 1999 की शाम को ठीक 6:23 अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी पर अचानक एक विनाशकारी टॉर्नेडो ने हमला कर दिया। जब इसने हमला किया तो यह कैटेगरी 4 का था, लेकिन धीरे धीरे इसने कैटेगरी 5 की भयानक शक्ल अख्तियार कर ली। लगभग 85 मिनट तक ओक्लाहोमा पर तबाही मचाने के बाद वर्थ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान और 36 मासूम जाने लेने के बाद यह आखिरकार थम गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड टॉर्नेडो था, जिसे आज ब्रिज क्रीक मूर टॉर्नेडो के नाम से याद किया जाता है। हालांकि उस दिन ओक्लाहोमा को सबसे बड़े टॉर्नेडो ने मारा था, उसी दिन टॉर्नेडो एली की 5 अन्य स्टेट्स में कुल 71 टॉर्नेडोज ने अलग अलग स्थानों पर कहर बरपाया। टॉर्नेडो की एक और अनोखी घटना 25 नवंबर 2018 को देखी गई, जब थाईलैंड के पास कोहलिप आइलैंड पर टूरिस्ट्स ने एक नहीं बल्कि 4 टॉर्नेडोज को एक साथ समंदर के पानी को छूते हुए देखा। हालांकि पानी के ऊपर बनने वाले टॉर्नेडोज उतने पावरफुल नहीं होते जितने की जमीन पर आने वाले टॉर्नेडोज, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। ये भी अपने रास्ते में आने वाली चीजों को, चाहे वो बोट्स हों या याट्स, आसानी से पलट सकते हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आइलैंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये टॉर्नेडोज पानी की सतह को उछाल रहे थे, जिससे उनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जाहिर है इन तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके कारण होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। वेदर सैटेलाइट्स की मदद से मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर 5 मिनट में समंदर में बनने वाले तूफानों पर नजर रखता है। तूफान की दिशा क्या है, उसकी स्पीड कितनी है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये सारी जानकारियां सैटेलाइट से हासिल की जाती है और फिर एक एस्टिमेट लगाया जाता है। लोकल अथॉरिटीज को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है ताकि वक्त रहते लोग सुरक्षित हो सके। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।